क्या आपको भी प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत दिक्कत हो रही है कि भाई अब कैसे निकालें एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, रेंज, मैक्सिमम हाइट, क्या क्या। सो इस लेक्चर में अपन बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन को। इसको देखने के बाद मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक जो है वो आपका बहुत स्ट्रांग होने वाला है। उसके बाद आपको गलती नहीं होगी। और मुझे लगता है इस मोशन को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। पता नहीं क्यों लोगों ने पढ़ाना शुरू कर दिया है, बट अब लोगों ने पढ़ाना शुरू कर दिया है और बच्चों के डाउट्स आने लग गए हैं, तो इसको पढ़ाते हैं। क्योंकि अगर आपको वेक्टर्स, आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी की थोड़ी अच्छी सी समझ है ना, तो इस टॉपिक को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मैं इस टॉपिक को ना पढ़ा के मैं आपको वेक्टर्स, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, वो जो तीन फॉर्मूले होते हैं ना, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इन्हीं तीन चीज का यूज करूंगा और प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा कोई हुआ नहीं है कि पढ़ना ही है। ठीक है, बना दिया है टॉपिक तो पढ़ते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी, अगर अपन बात करें तो कोई भी पर्टिकुलर मोशन जो ग्रेविटी के अंडर हो रहा है, मतलब कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड है। हम जो बात करते हैं वो ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ होती है उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो जब कभी भी आपने, याद है कि हमारे एक किस्सा सुनाता हूँ तो आपको पता होना चाहिए ना आप पढ़ क्यों रहे हो। तो एक किस्सा होता था कि हमारी स्कूल लाइफ में, तो कभी कभी क्या होता, बस का टायर पंक्चर कर गया, ठीक है। अब बस का टायर गया तो अब ड्राइवर क्या करेगा, उसको मतलब चेंज करेगा, राइट। तो उस चक्कर में क्या होता था कि हमको बस से नीचे उतरने का मौका मिल जाता था। तो हम लोग क्या करते थे, उस टाइम कुछ खेलने का वैसा था नहीं, तो वी यूज टू डू वन थिंग कि ढेले जानते हो तुम, हमारे सब ढेला बोलते हैं उसको। एक्चुअली जो पीसेस होते हैं, पत्थर के पीसेस, ठीक है। तो उसका कंपटीशन करने लग जाते थे ऐसे ही, मतलब कैसा कोई बोलता नहीं था कि चल कंपटीशन करते। मैं फेंक रहा हूँ, दूसरा बंदा में फेंक गया, तो आंखों ही आंखों में क्या हो जाता था कि ओए मैं तुझे देख रहा हूँ, ठीक है, चल फेंक के दिखा मेरे से आगे। तो वो कंपटीशन हो जाता था। तो उस टाइम पे ना हमको ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं पता था, बट हमको इसके कुछ भयंकर चीजें पता थी। तो हम क्या करते थे, हम ना तो ज्यादा ऊपर फेंकते थे और ना ज्यादा नीचे, हम एक पर्टिकुलर एंगल पे फेंकते थे ताकि हमारा मैक्स डिस्टेंस आए। और उस टाइम पे कुछ नहीं पता था हमें कि ऐसा फेंकने से मैक्स डिस्टेंस आती है, और आती भी है। वो एक पर्टिकुलर एंगल आता है, न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे, एकदम बीच का, जहां पे मैक्स डिस्टेंस आती है। जिन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उनको आइडिया होगा। तो उस टाइम पे ये चीजें पता थी, वो इंस्टिंक्ट से आती थी। तो वो भी एक प्रोजेक्ट, वो ही प्रोजेक्टाइल मोशन है बेसिकली। जो अपन स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो वही प्रोजेक्टाइल मोशन है। फिर बाद में इसमें बहुत सारे सिनेरियोज ऐड कर देते हैं कि भाई प्लैंक के ऊपर है, प्लैंक प्लैंक के ऊपर फेंक दिया तो क्या होगा, सारे फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे ना, अब तो बहुत टफ हो गया। कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। वो तो मतलब इतना उतना ही इजी होता है जितना ये नॉर्मल हॉरिजॉन्टल प्लेन पे फेंकने का। तो उस टाइम पे अपन को पता होता था, अगर आपने बहुत ऊपर फेंका तब ज्यादा दूर नहीं जाएगा। देखो हाइट का तो कंपटीशन होता नहीं था, होता था कि किसकी डिस्टेंस आती थी, रेंज, रेंज मैक्स होनी चाहिए। तो मैक्सिमम रेंज के लिए क्या करते थे अपन कि भाई एक पर्टिकुलर एंगल पे ना ज्यादा नीचे ना ज्यादा ऊपर। तो उस टाइम तो हमको ये समझ थी, तो अभी हमको ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सो लेट्स फाइंड इट आउट। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि बेसिकली ये, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एक बंदा है, यहां से किसी ने किसी बॉल को फेंका, तो वो कुछ ऐसा जाती है और कुछ ऐसा गिरती है, राइट। किसी ने दूसरे एंगल फेंका तो कुछ ऐसा जाएगी, कुछ ऐसा गिरेगी। आप समझ रहे हो इस चीज को, ठीक है। तो ये इसका मैक्स हाइट हो गया पहले वाले का, दूसरे वाले का ऐसा ऐसा कुछ मोशन होता है, ठीक है। अब अगर आपने मान लो और एंगल बढ़ा दिया, मान लो लेट से आपने एंगल बढ़ा दिया, तो हो सकता है कुछ ऐसा है। समझ रहे हो? आप समझो इस चीज को, समझ रहे हो? तो इसकी मैक्स हाइट थोड़ा बीच में बनाते हैं यहाँ पे। तो इसकी मैक्स हाइट कुछ यहाँ आई है, इस वाले की मैक्स हाइट कुछ यहाँ आई है, ठीक है। तो कुछ ऐसा मोशन होता है। तो जब एंगल अपने बढ़ाया तो थोड़ा सा हमारा हमारा क्या बढ़ा, तो ये पहला वाला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट था, तीसरा पॉइंट था। तो पहले वाला हमने थोड़ा कम एंगल पे छोड़ा, दूसरा वाला थोड़ा और एंगल पे करता तो आगे गया, फिर तीसरा वाला और एंगल पे गया तो कम हो गया तीनों से। तो मतलब कुछ तो खेल है कि आप सिर्फ एंगल बढ़ा के एकदम ज्यादा आगे नहीं फेंक सकते। इसीलिए हम क्या करते थे, हम बीच का कुछ पकड़ते थे, ठीक है। तो चलो इस पे बात करते हैं कि होता क्या है। और अभी होता क्या है ये तो पता लग गया। इसके बाद इस लेक्चर को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपसे प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला है, आप उसको टफ तो नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मल जो स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं लोग, कि मान लेते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहां से मैंने किसी बॉल को, यहां से मैंने किसी बॉल को ऐसा फेंका, किसी यू स्पीड से फेंका,
जिसका एंगल यहाँ पे क्या है, थीटा, लेट्स अज्यूम कि ये एंगल थीटा है, और ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है। ओके, ऐसा सरफेस पे फेंक रहा है। तो अब कहते हैं भैया इसका सब कुछ निकाल दो, सब कुछ निकाल दो, मतलब इसका हाइट निकाल दो, इसका रेंज निकाल दो। अब इन टर्म्स को अगर आपके बारे में नहीं पता कि हाइट क्या होती है, हाइट मतलब ये कहां तक जाएगा, मैक्स हाइट, ठीक है, मतलब ऐसा जाएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो वो मैक्स हाइट निकाल दो। रेंज निकालने का मतलब इस पॉइंट से फेंका कहाँ की फिर से गिरेगा, वो उसकी रेंज हो गई, ये डिस्टेंस। ये सारे टर्म्स हैं। ये इनिशियल इनिशियल स्पीड कहते हैं, ठीक है। और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं इसको। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब अर्थ से कितना एंगल, कितने एंगल पे आप फेंक रहे हो, वो थीटा हो गया। तो ये सारे टर्म्स होते हैं जो यूज होते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आती है इस मोशन की समझ। देखो, हम किसी भी वेक्टर की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है पता है? कि वेक्टर वेक्टर है, हमारे मेरे पास तो डायरेक्शन है, चलो मैं तो कॉम्प्लेक्स बना दूंगा चीजों को। वेक्टर की सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम उसको दो डायरेक्शंस में, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में सॉर्ट करके ना उसका खात्मा, कीमा बना सकते हैं। तो हम वही करने वाले हैं, चाहे इंक्लाइन प्लेन पे हो चाहे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, हम दो डायरेक्शंस ढूंढेंगे जहां पे वेक्टर का वाट लगा देंगे। ठीक है, तो ये वेक्टर है, यू हमारा बोल रहा है कि हम एक वेक्टर है, चलो बताओ हमारे साथ खेलो। तो हमने बोला ठीक है, हम भी खिलाड़ी हैं। तो हमने स्टार्ट किया, तो हम देखो यू वेक्टर है, तो देखो इसके दो कॉम्पोनेंट, इसको पहले तोड़ देंगे, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल। ठीक है, ये अकेला इंसान है, इसको मैंने तोड़ा, इसको तोड़ा तो एक इसकी स्पीड इधर आई जो कि यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, और एक स्पीड इसकी इधर आई जो कि यू साइन थीटा। इस बात से सहमत हो कि नहीं हो? यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा में तोड़ दिया। अब देखो, अब देखो, अब मजा देखो। अब देखो, ये जो पूरा मोशन होता ऐसा करके, मैं बना नहीं रहा, जो पूरा मोशन होता, ये दो मोशंस का क्या है, मतलब उनको मिला दिया है तो ये पर्टिकुलर मोशन बन रहा है। एक जो मोशन है वो अंडर ग्रेविटी है, कि ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। एक हो रहा है कि इसी कांस्टेंट स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब देखो, एक्स डायरेक्शन में देखो, जब मैं बोल रहा हूं एक्स डायरेक्शन में देखो, तो सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन की फोर्स एक्स डायरेक्शन में ही देखना है, और कुछ नहीं देखना है। एक्स डायरेक्शन में देखो, इसकी जो स्पीड है इनिशियल, वो है यू कॉस थीटा। ओके, इसका एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन में कुछ है क्या? एक्स डायरेक्शन में इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है इस टाइम पे क्या? जब भी ये मोशन करेगा तब तक एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि इसके बाद इसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी लगने वाली है। और ग्रेविटी कहती है भैया मैं तो नीचे ही जाऊंगी, मैं तो नीचे ही जाऊंगी। तो एक्स डायरेक्शन में कोई नहीं है। मतलब अगर अगर हमको किसी तरह से टाइम मिल जाए, यहां से शुरू किया इसने, यहां खत्म किया, टाइम मिल जाए, तो रेंज का तो फॉर्मूला खत्म हो गया। अगर मान लेते हैं टाइम टी लेता है, तो हमारी जो रेंज आएगी, रेंज वुड बी यू कॉस थीटा इंटू टी। टी टाइम, टाइम कहां से आएगा? टाइम के लिए बताते हैं, एक्स डायरेक्शन में टाइम निकालने का ऐसा कोई तरीका नहीं आ रहा है, बट वाई डायरेक्शन के ऊपर आते हैं। अब वाई के ऊपर आएंगे। अब जो वेक्टर u है उसकी मतलब एकदम मतलब हल्का हो गया है, ठीक है, उसको पता है कि हम सॉल्व कर देंगे। वाई डायरेक्शन में देखो भैया, वाई डायरेक्शन में इसकी इनिशियल स्पीड हुई u साइन थीटा, और एक एक्सीलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में g, राइट, राइट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। मतलब एक मोशन हो रहा है, आप इसको भूल जाओ। अब सोचो कि मैंने किसी बॉल को यू साइन थीटा की स्पीड से ऊपर फेंका, और वो नीचे आएगी, तो कितने टाइम में आएगी? बहुत सिंपल सा सवाल है जो आपने किया भी होगा, राइट। क्या लगाना है? ऊपर गई, नीचे आई, मतलब इस पूरे मोशन के अंदर इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो जीरो हुआ, राइट। डिस्प्लेसमेंट हुआ वो जीरो हुआ। अब सर बोलोगे कि यार डिस्प्लेसमेंट तो तब भी जीरो है जब हमने फेंका है। तो मैथ के अकॉर्डिंग क्या हमको दो टाइम मिलने चाहिए? एक टी इज इक्वल टू जीरो मिलना चाहिए, मैथ तो सही बताएगी ना भाई। और एक टी इज इक्वल टू कुछ आएगा जब ये यहां होगा, राइट। दिखते हैं, तो इस पे लगाते हैं फॉर्मूला। तो यहां पे y इक्वल टू जीरो, तो जहां किसी भी टाइम टी पे y जो होगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका जो u है, इनिशियल स्पीड क्या है? u साइन थीटा। तो u साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर।
यही तो होना चाहिए, यूटी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। गधो, मैं बता रहा हूं यू साइन थीटा ऊपर है, जी नीचे है, तो यहाँ प्लस कैसे आएगा? यहाँ एक माइनस आना चाहिए कि नहीं? मैंने जानबूझ के किया वहां पे, यहाँ एक माइनस आना चाहिए कि नहीं? यू साइन थीटा इंटू टी, अगर हम यू साइन थीटा को पॉजिटिव मान रहे हैं तो यहाँ पे हाफ इंटू माइनस जी टी स्क्वायर हो जाएगा, राइट? इतना बात समझो अब, ठीक है? अब यहां से टी निकाल लो, यहाँ पे y इक्वल टू जीरो करोगे, अगर मैं y इक्वल टू जीरो कर दूं, क्योंकि अपन को एक चीज पता है ना इंट्यूशन के साथ, तो y इक्वल टू जीरो पे यहाँ पहुंचेगा ये। y इक्वल टू जीरो के, देख देखो t इक्वल टू जीरो आ रहा है, एक जो आ रहा है t इक्वल टू जीरो, तो मैथ ने अपन को साफ साफ एक सोल्यूशन बता दिया कि भाई t इज इक्वल टू जीरो पे ये इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, और एक और टाइम आएगा, तो यहाँ से t को t काट दो, t से एक t गया, ऐसे उड़ जाता है, लेकिन ऐसे उड़ाना, लेकिन समझ के उड़ाना कैसे उड़ रहा है, ठीक है? ये उधर जाएगा तो उड़ जाएगा। तो अपने पास आ गया u साइन थीटा इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू टी, यहां से t निकाल दो भैया, t आ गया अपने पास 2u साइन थीटा बाय जी। ओह हो, हाँ, ये तो काफी भयानक हो गया, टाइम आ गया अपने पास, तो मतलब रेंज आ गई। रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u cos थीटा इंटू टी करोगे तो 2u साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मैथ का फॉर्मूला लगाऊंगा, साइन 2 थीटा होता है, तो हो जाएगा u साइन 2 थीटा बाय जी। ये आ गई अपने पास रेंज, u साइन 2 थीटा बाय जी, राइट? ये रेंज आ गई अपने पास। मैंने सिंपल सा क्या किया, मैंने इसको दो डायरेक्शंस में तोड़ दिया बेसिकली, इसकी जो u थी, u को पकड़ा मैंने, दो डायरेक्शंस तोड़ा, अब इस डायरेक्शन में देखा मैंने कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो नॉर्मल सा फॉर्मूला लग दिया u cos इनटू t। इस डायरेक्शन में देखा मैंने g है भाई, और u sin थीटा भी है, तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है? जीरो हो रही है, ये तो मुझे पता है। याद रखना, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रही है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यही कॉन्सेप्ट अपन इंक्लाइन प्लेन वाले प्रोजेक्टाइल मोशन में भी यूज करेंगे, तो दिमाग में रखना, ठीक है? तो अपने पास टाइम आ गया 2u sin थीटा बाई जी, और रेंज क्या आ गई? u sin 2 थीटा बाई जी। चलो भैया, इसको नोट करना है, नोट कर लो, नहीं नोट करना खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब क्या बचा है? अब बचा है बस हाइट निकाल दो। हाइट भी यार, अब हाइट क्यों निकालूं मैं? अब हाइट खुद से निकाल लो यार, वाई, सिर्फ वाई डायरेक्शन में देखो मोशन, हाइट निकालना है। किसी बॉल को मैंने u cos थीटा की स्पीड से ऊपर फेंका है, तो उसकी हाइट क्या होगी वो बताओ? हाइट क्या होगी वो बताओ? जब ये मैक्स हाइट पे पहुंचेगा तो क्या होगा? देखो, जब भी आपको कोई निकालना हो, हाइट निकालनी है, रेंज निकालनी है, तो वहां की स्टेट पे जाएंगे और अपन देखेंगे कि क्या अपन को पता है। यहाँ पे अपन को पता था इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, यहाँ पे अपन को डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ नहीं पता, बट अपन को ये पता है कि इसका जो वाई डायरेक्शन में स्पीड होगा उस टाइम पे जीरो होगा, वाई डायरेक्शन में स्पीड या यू वाई जीरो होगा, और यू इनिशियल कितना है इसका? यू कॉस थीटा था, राइट? और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इधर है। अब किसी क्या मतलब, ये जो चीज है, ये चीज, ये h जो है इसका हाइट, ये निकाल लो भैया। ये कैसे आ जाएगा? यहाँ पे u क्या हो गया? यहाँ पे स्पीड क्या होगी? जीरो हो गई, इनिशियली ये थी, तो यहाँ पे मैं लिखाऊंगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो क्यों लगाया मैंने v इज इक्वल टू यू प्लस एटी क्यों नहीं लगाया? लगा सकता था, बट मुझे वहां पे टाइम निकालना होता। यहाँ पे देखो मुझे क्या क्या पता है, देखो अपन वो वाली इक्वेशन यूज कर रहे हैं, पहली वाली थ्योरम में जो अपन रेंज निकाला था उसमें s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर क्यों निकाला था? वहां पे अपन को s पता था, यहाँ पे कि s जीरो हो जाएगा। यहाँ पे अपन को क्या पता है? v जीरो हो जाएगा, मतलब यहाँ पे v जीरो हो जाएगा, और u क्या है इसका? u cos थीटा। याद रखना ये इनिशियल स्पीड इन दैट डायरेक्शन है, तो ये तो जीरो हो गया, और u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस प्लस 2 इंटू ए क्या है इसका? माइनस जी, ए माइनस जी डायरेक्शन अपोजिट है u cos थीटा के, इंटू एस, एस क्या है इसका? हाइट, एच, एच ही तो निकालना है। यहां से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहां से चला और यहां हुआ, तो इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो लिखेंगे एच। इसका पूरा डिस्प्लेसमेंट, जो नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ ये तो ये हुआ है, बट अपन अभी फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं? वाई डायरेक्शन में लगा रहे हैं, और जब वाई डायरेक्शन को देखना है तो मैंने क्या बोला है? एक्स डायरेक्शन को देखना बिल्कुल मना है। तो मना है, जब जब मना है तो क्यों देख रहे हो भाई ये चीज? तो ये देखो ना कि यहां से उठा और यहां तक गया है, तो ये डिस्प्लेसमेंट किया है इसने इस डायरेक्शन में,
ठीक है, तो भैया आप करो तो यहां से क्या आ गया, h इज इक्वल टू, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला आ रहा है, 2g इधर आएगा तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब तुम्हारे डाउट दिमाग में डाउट आ रहा होगा, पता है मुझे, जब भी कोई फॉर्मूला आता है ना नया सा, तुम्हारे दिमाग में डाउट आता है कि सर इसको रटना पड़ेगा क्या, इसको याद रखना पड़ेगा क्या, अपॉन 2g। मैं इसीलिए इतने गंदे तरीके से लिख रहा हूं ताकि तुम इसको रटो मत, इसको समझो। मैंने इस पूरे टाइम में क्या किया है, मैंने इस पूरे टाइम पे क्या किया है, मैंने सिर्फ एक्स डायरेक्शन देखी है एक बार में, और दूसरे बार में वाई डायरेक्शन देखी है, और दोनों को तोड़ दिया, डिवाइड एंड रूल यूज किया, और यू की औकात दिखा दी। यू कह रहा था मैं तो बड़ा वेक्टर हूं, तुम लगा बता के दिखाओ, तुम मुझे सॉल्व करके दिखाओ। हमने बोला ठीक है, हम तुमको एक्स और वाई में तोड़ देते हैं, और एक बार तोड़ दिया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, समझे। ऐसी चीज है कि तोड़ने के बाद तो खत्म है भाई। तो h इज इक्वल टू आ गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा बाई 2g। चलो भैया, अब क्या, अब इस पे सवाल कैसे बनते हैं, वो इंपॉर्टेंट है सवाल। तुमसे फॉर्मूला थोड़ी ना पूछेगा कि भाई किसी कोई एक बॉल है, उसको यूज की स्पीड से फेंक दिया थीटा एंगल पे, उसकी हाइट का फॉर्मूला बता दो, पूछ सकता है, पूछ सकता है। लेकिन अब क्या हो गया ना, सारे कोचिंग सेंटर, सब लोग, मैं तुम हम सब 10 साल से पढ़ा रहे हैं, तो एनटीए और आईआईटी जे एडवांस वाले भी थोड़ा चालाक हो गए हैं। एनटीए तो खैर क्या बताऊं, ठीक है। तो वो ऐसे क्वेश्चंस नहीं बताते, नहीं बनाएंगे, उसमें मतलब वही वैल्यूज दे देंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देंगे। अब देखो, अब जब भी ये फॉर्मूला वगैरह आ गया तो सिंपल सा जो बहुत ऐसा है कि भाई अच्छा अच्छा, ऐसा कौन सा एंगल है जिसपे हाइट मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब थीटा, थीटा को क्या रखूं कि हाइट मैक्सिमम हो जाए इसकी। हम्म, थीटा को क्या रखना चाहिए कि हाइट मैक्सिमम हो जाए इसकी। मुझे रेंज से मतलब नहीं है, मुझे, मैं अब हाइट वाला कंपटीशन कर रहा हूं, मैं हाइट वाला कंपटीशन कर रहा हूं भाई। तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधे ऊपर फेंक दूंगा, समझ रहे हो, पूरी की पूरी ताकत मैं क्या करूंगा, वाई डायरेक्शन में लगा दूंगा। इसका मतलब थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं। तो थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो हाइट मैक्स हो गया, और ये तो काफी ऑब्वियस ही बात है, मतलब इंस्टिंक्ट के साथ भी, जैसे आप मतलब बढ़ाते जाओगे तो इसकी हाइट बढ़ती जाएगी, एक पॉइंट पे आएगा जब आपकी पूरी की पूरी एनर्जी सिर्फ वाई डायरेक्शन में लग जाएगी, तो उस टाइम पे क्या होगा, हाइट मैक्स हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब साफ साफ है सर, क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर थीटा 0 कर दें तो इसकी रेंज मैक्सिमम हो जाएगी ना, हो जानी चाहिए ना। अरे पागल है क्या, उसको उड़ने का टाइम कहां दिया तूने, अरे उड़ेगा तभी तो आगे जाएगा, तूने उड़ाया ही नहीं, तूने बोला थीटा इज इक्वल टू 0 कर दो। अबे थीटा इक्वल टू 0 क्यों, याद कर वो कंपटीशन जो मैंने खेला था अपने दोस्तों के साथ, किसी एक बीच वाले एंगल पे करूंगा तो इंट्यूशन के साथ बीच वाला जो एंगल आता है वो 45 डिग्री आता है, मैथ्स भी देती है भाई, कि एकदम अगर तुमने बीचों बीच फेंका है सेम स्पीड से, मान लो मैं ही फेंक रहा हूं 10 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा हूं, तो जब मैं 45 डिग्री पे फेंकूंगा तब उसकी रेंज क्या होगी, मैक्स होगी, समझे। ये इंट्यूशन है, मैथ्स भी सही आंसर देती है। तो मैंने क्यों मान लिया मेरी इंट्यूशन सही है, क्योंकि मैथ्स ने वही आंसर दिया। अगर मैं मानता थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे मैक्सिमम रेंज आती है और ना आती मैथ्स के हिसाब से, तो क्या कहता, तो क्या कहता, हाँ यार अच्छा, हाँ, ओ अच्छा, मैंने ये गलत सोच लिया था, समझे। मैथ इंट्यूशन लगाओ बट मैथ्स का सुनो, समझे, सुनना किसका है, मैथ्स का, ठीक है। इंट्यूशन करो क्योंकि इंट्यूशन बहुत जरूरी होती है, जब तक आप अपनी इंट्यूशन का यूज नहीं करोगे ना तब तक मैथ मैथ देखो मैथ समझ नहीं आती है। तो इंट्यूशन प्लस मैथ जब मिलती है तब आपकी फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगी, समझे। तो मैथ्स की सुननी है अपन को। तो भाई, तो अभी मैं क्या क्या करूं यार, फॉर्मूला भूल गया मैं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा बाई 2g। फॉर्मूला सही में मुझे याद नहीं है इस टाइम पे रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैं कैसे निकालूंगा, देखो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू कॉस थीटा, टू यू कॉस थीटा, मैं अलग अलग लिखूंगा, 2u cos θ/g, ये तो टाइम हो गया, इनटू इसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी, यू साइन थीटा, ये होता है रेंज का फॉर्मूला। ऐसे याद रखो, अगर याद भी रखना है तो यू साइन थीटा क्या हो गया, उसकी इनिशियल स्पीड हो गई जो कि इस डायरेक्शन में, जो कि कांस्टेंट है, और 2u cos θ ये टाइम हो गया, जितने टाइम के लिए ट्रेवल कर रहा है यहाँ पे, यहाँ तक। उसके बाद तो लग जाएगा ना, जमीन पे लग जाएगा, फिर कहाँ जाएगा कुछ अपन बता नहीं सकते। तो बस हो गया, ये टाइम, टोटल टाइम इनटू इनिशियल स्पीड विच इज कांस्टेंट फॉर द एंटायर ड्यूरेशन।
तो आर रेंज आ गया अपने पास। ऐसे याद रखो आप डायरेक्ट यू स्क्वायर साइन टू थीटा होता है कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, अरे यार क्या होता है भूल गया, ये सब मत करो, ठीक है। थोड़ा मतलब अच्छे से मतलब समझ रहे हो, हार्ड वर्क भी करना है बट स्मार्ट वर्क भी करना है, स्मार्ट वर्क करो, ठीक है। ये रेंज का फॉर्मूला हो गया। अब जैसे यही रेंज को तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, कैसे लिख दूंगा भाई, इसको लिख दूंगा यू स्क्वायर, ओके भाई, यू स्क्वायर बाय जी। टू कॉस थीटा साइन थीटा क्या होता है, टू कॉस थीटा साइन थीटा क्या होता है, साइन टू थीटा, क्या होता है, साइन टू थीटा। आर, अब देखो अगर आर को मैक्स करना है, देखो एक तो है कि डी आर बाई डी थीटा जीरो कर लो और वो निकाल लो आंसर। देखो जब तुम्हारी इंट्यूशन से काम ना हो तब तुमको मैथ्स का ही सहारा लेना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। तो आर मैक्स जो हो जाएगा, आर मैक्स कब होगा, कौन से थीटा पे होगा, यू स्क्वायर बाई जी, तो ये कांस्टेंट है ना, यू भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तुम थीटा को वेरी करा रहे हो, मतलब ऐसा तुमसे पूछा गया है कि कौन से थीटा पे, मतलब सेम यू से फेंक रहा हूं, सेम बंदा फेंक रहा है, उसकी मतलब पोटेंशियल सेम है, तो वो सेम स्पीड से फेंक रहा है बट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे फेंक रहा है। तो तुमसे पूछा गया कि कौन से एंगल पे बताओ कि उसकी रेंज जो होगी वो मैक्सिमम होगी, रेंज होगी मैक्सिमम होगी। तो तुम्हारे पास ये एक्सप्रेशन है रेंज का, यू स्क्वायर बाई जी इंटू साइन टू थीटा। चलो भाई लगाओ, साइन टू थीटा की मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो या वन या माइनस वन, वन। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस वन। यहां पर रेंज कंसिडर कर रहे हैं तो माइनस वन इसके फॉर्मूले में नहीं जाएंगे। साइन टू थीटा को भी पॉजिटिव नंबर मान लो, तो साइन टू थीटा जीरो से वन के बीच में जाएगा, जी सर जाएगा। तो मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है, वन हो सकती है, तो इसको वन रख दो। तो साइन टू थीटा जब होगा तो इसका आर मैक्स हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये जो बंदा है, ये वन तक ही जा सकता है, या तो हाफ होगा या वन बाई फोर होगा। मान लो साइन टू थीटा वन बाई फोर हुआ तो यू स्क्वायर बाई फोर जी हो जाएगा, वन बाई टू हुआ तो यू स्क्वायर बाई टू जी हो जाएगा। जब वन होगा तब आर जो रेंज होगी वो मैक्सिमम होगी, विच वुड बी यू स्क्वायर बाई जी, इजंट इट, यू स्क्वायर बाई जी। चलो सर, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। तो यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगी, तो टू थीटा क्या हो जाना चाहिए, टू थीटा मस्ट बी 90 डिग्री, राइट, तभी तो साइन टू थीटा वन होगा, मतलब सॉरी, टू थीटा 90 डिग्री, साइन 91 होता है। तो थीटा यहां से क्या आ गया अपने पास, 45 डिग्री। मैथ्स ने क्या बोला, भाई तेरी इंट्यूशन सही है तो तू इस चीज को याद मत रख, तू अपनी इंट्यूशन के साथ जा, समझे। तो अपनी इंट्यूशन के साथ जाओ कि बीच वाला जो पर्टिकुलर एंगल होगा उस पे जीरो होगा। अब बहुत अच्छी बात क्या है पता है, इस जो अगर मान लेता हूं मैं, बहुत अच्छी चीज क्या है कि ये चीज याद रखना, ये जो 45 डिग्री है, मान लेता हूं ये 45 डिग्री है, इससे अगर मान लो तुम अगर मान लो तुम अल्फा एंगल नीचे आते हो तो जो उसकी, तो उसकी जो रेंज आएगी वो सेम होगी अगर तुम अल्फा एंगल ऊपर जाते हो तो। बोलो सर कैसे, अगर तुम 45 से 10 डिग्री नीचे आओ तो 35 डिग्री पे फेंकोगे तो जो रेंज आएगी, मान लो R1 आती है, ठीक है, 35 डिग्री पे R1 आती है रेंज, तो 10 कम आए 45 से, अब 10 ऊपर जाओ 55 पे जाओ तो 55 पे जो रेंज आएगी वो भी R1 होगी, मतलब सेम पॉइंट पे गिरेंगे। मतलब अगर मैं यहां से ऐसे फेंकूंगा और यहां से थोड़ा ऊपर करके ऐसे फेंकूंगा तो ये दोनों पॉइंट्स होंगे वो सेम पॉइंट पे गिरेंगे, अगर उतना ही मैं डेविएशन कर रहा हूं एंगल में 45 के रेस्पेक्ट में। तो ये कैसे सर, यहां साइन टू थीटा है, वैसे सोचो। हाँ चलो ठीक है, चलो ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखो, मैं उस चीज को बताता हूं एक बार, उस चीज को एक बार मैं समझा देता हूं कि तुमको क्या होगा। वेक्टर कभी भी दिखे ना, वेक्टर कहीं भी दिखे फिजिक्स में कहीं वेक्टर बहुत उड़ता है पता है। स्केलर क्या है, स्केलर के पास, बेचारे के पास डायरेक्शन नहीं है ना, तो स्केलर अपना ऐसा ऐसा सा रहता है कि भाई ठीक है मुझे तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तुम, डायरेक्ट डायरेक्ट अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस लगा दोगे। वेक्टर क्या है, वो बहुत उछलता है कि चलो, तो हम क्या कहते हैं वेक्टर को, हम तो तेरे को स्केलर में कन्वर्ट करेंगे। स्केलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्केलर की तरह ट्रीट करेंगे, कन्वर्ट नहीं करेंगे, ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन से तुझे तोड़ दूंगा, और एक बार तुझे तोड़ दिया ना तो तू खत्म है बे, तू खत्म है, समझे। तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। मान लो एक एक मान लो मैं 45 डिग्री से अल्फा एंगल नीचे आता हूं तो वहां पे थीटा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री माइनस अल्फा,
राइट। थीटा 1 मान लेता हूं, एक थीटा 2 लेता हूं, मैं 45 से अल्फा एंगल ऊपर जाता हूं। मैं कैसे बताऊंगा कि ये जो चीज है ये दोनों थीटा 1 और थीटा 2 के लिए सेम होगी? वो मैथमेटिकली समझ लेते हैं। क्या मैथ्स अलाउ करती है क्या ये चीज? मैथ्स अलाउ करती है, तभी मैंने पहले बोल दिया। अगर ये सब ना होता होता ना तो मैं ये बोलता ना, मैं हीरो ना बनता यहाँ पे, समझे? मुझे पता है पहले से ही, ठीक है। कुछ कुछ चीजें नहीं पता पहले से, वो तो मैं पढ़ाते वक्त ही समझता हूँ कि हाँ भाई ठीक है। तो 45 डिग्री प्लस अल्फा। ओके 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 ओके। अब लगा दो इसमें, थीटा थीटा की जगह थीटा 1 रखो, थीटा की जगह थीटा 2 रखो। तो यहां से जो एक्सप्रेशन बन के आएगा वो आएगा यू स्क्वायर बाई जी, तो दोनों में कॉमन है, यू स्क्वायर बाई जी तो दोनों में कॉमन है। और साइन 2 थीटा 1 कितना हो जाएगा? साइन थीटा 1 की वैल्यू रखो, तो 2 थीटा 1 जब जाएगा तो ये 90 डिग्री माइनस 2 अल्फा, ये हो जाएगा। और ये जो बनेगा वो हो जाएगा यू स्क्वायर बाई, मैं सही कर रहा हूं क्या? हाँ, यू स्क्वायर बाई जी इंटू में साइन ऑफ, क्या हो जाएगा? 90 प्लस अल्फा हो जाएगा, 90 प्लस 2 अल्फा, इजंट इट? साइन 90 माइनस एनी एंगल क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो इसको मैं साफ साफ लिख सकता हूं क्या? यू स्क्वायर बाई जी इंटू कॉस ऑफ 2 अल्फा। ये सब मैथ्स है, इतना पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा होगा, ये पता होना चाहिए, राइट? अब मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा, ये आपको थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और इसमें कोई है भी नहीं, देखो अगर तुमने नहीं पढ़ा तो तुमको बहुत टफ लगेगा, तुमने पढ़ा है तुमको पता है तो ये बहुत इजी लगेगा, बहुत ऑब्वियस सा। स्टेप 1 से स्टेप 2 गया मैं, बहुत ऑब्वियस सा लगेगा, तो वो उस चीज में जाऊंगा तो फिर काफी थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये अपने मैथ्स वाले सर से पढ़ना। अब थीटा 2 क्या हो जाएगा? मतलब थीटा 2 रखा तो यू स्क्वायर साइन, अब साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? वो भी कॉस थीटा होता है। तो ये किसके बराबर हो गया? यू स्क्वायर बाई जी। ये सब 9 10th 11th में होता है शायद, ये साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और इनमें एक्सप्रेशंस में आप पढ़ोगे ये सब चीजें, कि साइन में 90 प्लस करो तो कैसा होता है। तो ये हो गया कॉस, कॉस अल्फा। हा 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 हा। ओके ओके, ये तो सेम आ गया। मैंने भी तो वही बोला था कि तुम अल्फा एंगल 45 से नीचे आओगे और अल्फा एंगल ऊपर जाओगे, तुम्हारा जो रेंज है, रेंज का फॉर्मूला ये होता है, रेंज जो है वो सेम आ जाएगी। सॉरी, कॉस टू अल्फा, सॉरी, रेंज जो है वो सेम आ जाएगी। आई बात समझ? तो मतलब अगर जो सिमेट्रिकल एंगल है 45 डिग्री, उससे अगर तुम 10 डिग्री ऊपर जाते हो और तब फेंकते हो बॉल को, और 10 डिग्री नीचे आते हो, तो तुम्हारी रेंज में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। समझ रहे हो? समझे? ठीक है सर, ये समझ आ गया। तो पहला जो तरीका है, कोई भी वेक्टर दिखे, वेक्टर को दिखते ही ऐसा सोचो कि भाई इसको मुझे तोड़ना है, ठीक है। अगर जरूरत ना पड़े तब मत तोड़ो, लेकिन जरूरत अगर नहीं दिख रही है तो उसको तोड़ो। दो डायरेक्शंस में तोड़ो, जिन दो डायरेक्शन तुम बहुत ऐसा समझते हो कि हाँ ये दोनों मेरी प्राइमरी डायरेक्शंस हैं जिनके अंदर मैं इक्वेशंस वगैरह लगा सकता हूं, उनमें तोड़ दो। तो ब्रेक डाउन द वेक्टर, ब्रेक डाउन कराओ उसका, पहले ब्रेक डाउन होगा ना, लोगों का ब्रेकअप होता है तो लोग क्या हो जाते हैं, कुछ दिन के लिए बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। कमजोर पड़ते हैं तो क्या होता है, क्या होता है? चलो उसके बारे में बात नहीं करते, ठीक है, ये सब चीजें। तो ब्रेक डाउन, तो ब्रेक डाउन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को भाई ब्रेक डाउन करो। तो ये चिल्लाएगा, चिल्लाएगा क्यों? क्योंकि अब ये टूट गया, तोड़ दिया हमने, तो इसको पता है कि हम अलग अलग डायरेक्शंस में तो माहिर हैं भैया। और उसके बाद अप्लाई इक्वेशंस, अप्लाई सिंपल इक्वेशंस, सिंपल इक्वेशंस इन बोथ डायरेक्शन, इन बोथ द डायरेक्शन। बस सिंपल सी चीज है, ब्रेक डाउन ऑफ वेक्टर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर में करना है, ठीक है। उससे क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हो जाती हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो एक्स और वाई, यही तरीका है भाई। ये अगर तुमको ये समझ आ गया ना, तुम्हारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ नहीं रहेगा। ये तो ये नोट डाउन कर लो, ये जो चीज है ये, मतलब ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्लैंक वाला मैं 5 मिनट के अंदर खत्म करूंगा, ये पहली आधे घंटे का वीडियो बन गया है वैसे, ठीक है। ओके सर। प्लैंक प्लैंक प्लैंक, प्लैंक का मतलब क्या? इंक्लाइन प्लेन। उसके बाद तुमको मैं एक होमवर्क भी दूंगा। क्या दूंगा? होमवर्क। ये थीटा एंगल है मान लेते हैं, ओके सर। यहां से मैंने एक बॉल को फेंका, वो बॉल कुछ ऐसी जाएगी और कुछ ऐसा गिरेगी, ठीक है।
वो बॉल क्या होगी, कुछ ऐसी जाएगी और कुछ ऐसा गिरेगी। मान लेते हैं मैंने किसी इसको अल्फा एंगल फेंका और ये जो स्पीड है इनिशियल, इसकी स्पीड यू है, ठीक है सर। अब यहां क्या बोला था मैंने, तुमको एक ऐसी डायरेक्शन देखनी है जिस डायरेक्शन के अलोंग इसका जब ये टकराता है या रेंज निकालनी है तब इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। ऐसी कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली इंक्लाइन प्लेन के अलोंग। इंक्लाइन प्लेन के अलोंग ये यहां था और फिर से यहीं आ गया है, इसका मतलब इसका नेट डिस्प्लेसमेंट इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर क्या हो गया है, जीरो हो गया, मतलब कुछ गया और बाहर आ गया। तो मैं दो डायरेक्शंस ढूंढूंगा, कौन सी दो डायरेक्शंस ढूंढूंगा, एक ये वाली डायरेक्शन ढूंढूंगा और एक इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल वाली डायरेक्शन ढूंढूंगा। क्या ढूंढूंगा, तो एक तो इसका u cos अल्फा हो गया। अब देखो, अब यहां थोड़ा सा क्या हो जाता है, u sin अल्फा, नीचे g है, अब g को भी तोड़ लेते हैं, g को तोड़ेंगे तो मैं दो डायरेक्शन से तो देखो, तो g क्या होगा, ये g है तो ये इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, मतलब अगर अपन ऐसे देखो कि ये हो जाएगा कितना, g sin थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर g cos थीटा। एक इसके परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में मैं g को कंपोनेंट, g भी तो एक वेक्टर है ना, तो हमको पहले वाली केस में g को तोड़ने की जरूरत नहीं थी तो हमने नहीं तोड़ा, अभी तोड़ने की जरूरत है तो हम तोड़ देंगे, वही तो बोला ब्रेक डाउन ऑफ वेक्टर, चाहे वो ग्रेविटी ही हो, ठीक है। तो एक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन क्या हो गया, इसका g sin थीटा हो गया, और परपेंडिकुलर में क्या हो गया, g cos थीटा। अब बस तुमको, अब तुम्हारे पास दो डायरेक्शंस हैं, पहले वाले केस में क्या था कि gx जो था जीरो था, अभी g जो अलोंग द है वो g sin थीटा है, सिंपल सा इक्वेशन निकालना है। चलो ठीक है भैया, सबसे पहले क्या करो ना, सबसे पहले तुम टाइम निकाल लो, क्या निकाल लो, टाइम निकाल लो। तो टाइम क्या निकाल लोगे, तो टाइम जब यहां निकालोगे तो इसका मतलब यहां पे क्या है कि ये जो इस नॉर्मल डायरेक्शन में क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, कर दो जीरो। तो कैसे निकालोगे, एस इज इक्वल टू डी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एस इज इक्वल टू यू डी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। क्यों क्यों, क्योंकि मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मुझे यू पता है, मुझे ए पता है, मुझे टाइम चाहिए, ठीक है। एक इक्वेशन एक अननोन, तो यहाँ पे जीरो इसको पुट करो, यू क्या हो जाएगा, यू साइन अल्फा, चलो भाई ठीक है, इंटू टी माइनस हाफ, ए क्या हो जाएगा इसका, जी कॉस थीटा, माइनस जी कॉस थीटा, माइनस मैंने माइनस पहले ही इनकॉर्पोरेट कर लिया तो प्लीज ध्यान रखो, तो माइनस में जी कॉस थीटा, थीटा अल्फा, ये क्या हो रहा है भाई, अलग अलग अलग, हाँ दो एंगल है ना अपने पास, दो एंगल है यहाँ पे, बस वही दो एंगल देके आपको घुमाता रहेगा, इंटू टी स्क्वायर, एक तो टी इज इक्वल जीरो आ जाएगा, उसको हटाओ, यहाँ से ये कट गया, ऐसे नहीं कटता, ठीक है, अच्छे से कटता है, इक्वल लगा दिया मैंने यहाँ पे, ये भी हटाओ, तो करके देखना है सब कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। इतनी इतना स्पून फीडिंग नहीं करूंगा, इसको भी हटाओ, जब टी नहीं रहा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ठीक है भैया, कर लो, टी इज इक्वल टू कितना आ गया, टू यू साइन अल्फा बाय जी कॉस थीटा, ओके। यहां पे देखो, वहां पे क्या आया था टाइम, चलो ठीक है, यहां पे देखो, टू इंटू यू साइन अल्फा क्या है, इसकी डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड, जी कॉस थीटा क्या है, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, उसमें क्या था यहाँ पे जी हो गया था क्योंकि इस डायरेक्शन में जो मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन थी सरफेस के, उसकी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जो हो गया था वो जी हो गया था, टू इंटू यू परपेंडिकुलर अपॉन जी परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला है, इसको मैं ऐसे भी याद रख सकता हूं अगर तुमको याद ही रखना है तो, टू इंटू यू परपेंडिकुलर टू द सरफेस अपॉन जी परपेंडिकुलर, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर क्या आ गया, देखो परपेंडिकुलर मतलब जो सरफेस के अलोंग अपन प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं स्टडी, उसके परपेंडिकुलर वाले, तो इसके परपेंडिकुलर वाले डायरेक्शन में क्या आ गया, यू साइन अल्फा आ गया, तो टू इंटू यू परपेंडिकुलर यू साइन अल्फा, और इससे परपेंडिकुलर एक्सीलरेशन क्या है, एक तो जी साइन थीटा इधर है और एक जी कॉस थीटा है, अपॉन में जी कॉस थीटा अपॉन में जी परपेंडिकुलर, ये फॉर्मूला याद रख लो, तुम्हारा नॉर्मल वाला भी हो जाएगा, तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम इज इक्वल टू टू इंटू यू परपेंडिकुलर अपॉन जी परपेंडिकुलर। चलो अपने पास टाइम आ गया है, टाइम आ गया है तो अपन यहाँ पे इसका आर भी निकालेंगे, रेंज जो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, रेंज निकाल लो भैया, फिर से ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्यों फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमको अब क्या पता है, यू तो पता ही है, यू इज व्हाट,
u cos अल्फा, मतलब इनिशियल स्पीड क्या है, u cos अल्फा है। टाइम भी तो निकाल लिया अपन ने, ब्रेक डाउन कर दिया उसका, तो अपन को r निकालना है, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनिशियल क्या है अपना हाँ u क्या है, u cos अल्फा, तो u cos अल्फा इंटू टी निकलो भैया, इंटू 2u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा इंटू टी। माइनस में माइनस आएगा क्या, हाँ माइनस आएगा, क्योंकि u cos अल्फा इधर है और g sin थीटा इधर है, तभी माइनस आ रहा है बार बार। तुमको बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगी, कहीं कहीं तो प्लस आता है, तो जब दोनों वेलोसिटी की डायरेक्शन और g की डायरेक्शन सेम होगी तब अपन प्लस मान लेंगे। अभी अपन क्या करेंगे, माइनस मानेंगे, क्योंकि अपोजिट है। तो इंटू में माइनस में हाफ इंटू जी, जी क्या हो गया इस डायरेक्शन में, जी साइन थीटा, इसीलिए माइनस में पहले से लिख ले रहा हूं, ठीक है। इंटू में हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर तो पता है, यहां सब कुछ सब्स्टिट्यूट करना और अपना रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा। देखो अब मैं रेंज निकाल नहीं रहा हूं, ठीक है, आप रेंज निकालो। और एक दूसरा दूसरा केस, अभी नहीं, रुको, एक दूसरा केस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आपको ब्रेक डाउन ऑफ फैक्टर करना है, और फिर दोनों डायरेक्शंस में ये तीन फॉर्मूले हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस थोड़ा यार प्लस माइनस का ध्यान रखना कि हाफ ए टी स्क्वायर है, मतलब फॉर्मूले तो प्लस है, माइनस कैसे जाता है, माइनस तब आता है जब दोनों की वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तब माइनस आता है। और क्या हो गया अपने पास, हाँ, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन फॉर्मूले हैं, और ये तीनों फॉर्मूले में से कोई एक अप्लाई करना है, वो कौन सा अप्लाई करना है आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो सर, ठीक है, तो यहां से आर आ गया अपने पास, ठीक है, इसको सॉल्व ही मत करो। इसमें भी कभी कभी पूछ लेता है कि अल्फा कौन सा एंगल होगा जिसपे इसकी मैक्स रेंज आएगी, वो भी तुम निकालना, इसको फिर इसको डिफरेंशिएट करना है, इसमें क्या इंट्यूशन नहीं लगती है। इसको क्या करोगे तुम, डिफरेंशिएट, ठीक है। चलो भाई, एक नॉर्मल जो होमवर्क दे रहा हूं यहाँ पे, ये याद रखना ये होमवर्क है। तो जो लोग को ये डाउट था कि इंक्लाइन मोशन में क्या हो रहा है, तो अगर वो इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर ले गए तो मतलब उनको आने लग गया। तो ये थीटा है, यहां से मैंने क्या किया, यहां से मैंने फेंका इसको, और ये कुछ ऐसे आके गिरा, समझे, यहां से मैंने इसको ऐसे फेंका और ये कुछ ऐसे आगे गिरा, तो इसकी कुछ ये हाइट आएगी h, ये निकाल लो इसकी हाइट h, इसकी रेंज निकालो r, और मैंने इसकी किसी u स्पीड से इसको इधर फेंका है, और ये जो एंगल है ये एंगल अल्फा है, और मैं अभी अज्यूम क्या कर रहा हूं, अभी अज्यूम क्या कर रहा हूं, मतलब ये एंगल अल्फा है, ये एंगल थीटा है, और ये r है, ये h निकालना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड h कॉमा r इन टर्म्स ऑफ, और आपको पूरी कैलकुलेशन पूरी मैथ्स करनी है, याद रखना, मैंने छोड़ दिया था यहाँ पे क्योंकि सिर्फ मैथ्स ही थी, सिर्फ वहां पे हार्ड वर्क था तो मैंने छोड़ दिया, बट आपको पूरा करना है क्योंकि क्वेश्चन में इससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो फाइंड h एंड r इन टर्म्स ऑफ व्हाट, थीटा, अल्फा एंड u, यही तीन चीज आएंगी और कुछ नहीं आएगा, एंड g, एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, थीटा, अल्फा, u एंड g। सेकेंड, फाइंड, एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं इसके बाद, फाइंड अल्फा फॉर विच r is max, r is max। ये दो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे मतलब तुम्हारा प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में तुमको सिर्फ फिर से वही करना है कि जो तुमको डायरेक्शंस में तुमको कुछ चीजें पता है पहले से, उस डायरेक्शन में u को तोड़ दो, g को भी तोड़ दो, समझे, अभी तक g बचा था तो अब g को भी तोड़ेंगे इंक्लाइन प्लेन पे, g हमारे मजे ले रहा है तो हम भी उसके मजे लेंगे, तोड़ के नॉर्मल से तीनों इक्वेशंस में कोई एक लगाओ और सॉल्व करो, ठीक है। ये तुम्हारी प्रैक्टिस है, मैं नहीं बताऊंगा कौन सी इक्वेशन लगेगी, हो सकता है इन तीनों में से कोई अलग ही इक्वेशन लग जाए, या हो सकता है जो मैं लगा रहा हूं वही लगे, ठीक है। ये सॉल्व करके लाओ, इसके बाद न्यूमेरिकल्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में भी बस फटाफट फटाफट करते जाओ, ठीक है। चलो ठीक है भाई, हो गया भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन तो हो गया मेरे हिसाब से। इसको नोट डाउन कर लेना पॉज करके 5-10 सेकंड पहले, अभी मैंने हटा दिया, ओके। इसके बाद भी अगर तुमको इसको देखने के बाद भी कुछ डाउट होता है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, बट क्योंकि तुम स्टूडेंट्स हो, तुम पहली बार पढ़ रहे हो, तो डाउट होना बहुत लाजमी है, तो डाउट तो आएगा ही, तो डाउट आए तो छुपाना मत,
ठीक है, वेक्टर का ब्रेकडाउन। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, फिर खत्म करते हैं इस वीडियो को। कमेंट जरूर करो यार, कुछ अच्छा लग रहा है तब भी कमेंट करो, मेरा हौसला बढ़ेगा। कुछ बुरा लग रहा है तब भी कमेंट करो, मैं इंप्रूव करूंगा। कुछ समझ नहीं आया तब भी कमेंट करो, क्योंकि मैं फिर उस पर एक नया वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि मुझे कभी 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 समझ नहीं आता कि किस पे वीडियो बनाऊं। तो प्लीज कमेंट, लाइक अगर सच में पसंद आता है तो, एंड सब्सक्राइब। यार 100 ही कुछ वैसे 100 सब्सक्राइबर्स पहुंचे हैं 3-4 महीने में यार, ये तो बहुत कम है। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।